हाय डियर व्यूअर। ये वन प्लस 6 है। शॉपकीपर का फोन है। उसने थोड़ी बहुत हीट मारी थी। फोन 3-4 दिन चल गया था। वापस से फोन डेड हो गया है। तो इसका बूटिंग चेक कर लेते एक बार। बूटिंग रैम पे शायद स्टक होगा। नहीं। हाँ, रैम का बूटिंग आके रिवर्स जा रहा है। यानी कि रैम के कोई भी बॉल मिक्सअप हो चुके हैं। तो अब सीपीयू और रैम, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप खाली रैम रिबॉल करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट रैम खाली रिबॉल करने के टाइम पे सीपीयू पेस्टेड रहता है तो थोड़ा बहुत ड्राई शोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रैम भी रिबॉल करोगे तो थोड़े दिनों में सेट रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि स्किल परफेक्शन के साथ चाहिए या फिर प्रॉपर नोजल चाहिए। बट दोनों कर दोगे तो बेटर हो जाएगा। तो ये टाइम दोनों करना है। सबसे पहले बोर्ड को नॉर्मल टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से गन टेम्परेचर पे लाना है। 260 पे मैंने हीट रखी हुई है। जब नॉर्मल टेम्परेचर से गन टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको जाके स्क्रैपर को टच कराना है 260 पे। आपका जो राइट साइड का हैंड है जो आप यूजुअली यूज करते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो साइड से आप स्क्रैपर का यूज करें और ऑपोजिट हैंड से गन का। स्क्रैपर पे 90 डिग्री पूरा कर्वनेस आनी चाहिए। अगर 90 डिग्री पे आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपका कोई भी पार्ट नहीं कटेगा या फिर कोई भी पार्ट नहीं उड़ेगा। प्रॉपर वे में ग्लू कटिंग हो जाएगा। जहां पे आपकी गन चल रही है वहां पे ही आपका स्क्रैपर चलना चाहिए या फिर स्क्रैपर जहां पे चलाओ जहां गन चल रही है। तो थोड़ा गन भी मेल्टी हो जाएगा ग्लू और इजीली स्क्रैच हो जाएगा। आपको खाली स्क्रैच करना है, घिसेड़ नहीं देना है पूरा, वरना बोर्ड की कंडीशन वीक हो जाएगी या फिर कोई भी पार्ट साथ में आ जाएगा। अब आपको ओके, रैम और सीपीयू दोनों एक साथ आपको लिफ्ट अप करना है। जब आप रैम पे हिट मार रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट पे ना हिट लगे। रैम के बॉर्डर के अंदर की साइड ही आपको हिट मारनी है। जब थोड़े बहुत से बॉल अगर साइड से बाहर आ रहे तो प्रॉपर सब मेल्ट हो चुके हैं तब जाके आप स्क्रैपर डालो। और कंटिन्यू रैम लिफ्ट अप करने के बाद हिट को कंटिन्यू वे पे ही घुमाना है और सेंटर से आपको स्क्रैपर को खाली इंजेक्ट कर देना है। तो सीपीयू इजीली रिमूव हो जाएगा। अब सीपीयू रिमूव करने के बाद बोर्ड को ज्यादा चिल्डनेस नहीं देनी है। थोड़ा बहुत ही ठंडा होएगा बोर्ड और सीधा आपको पेस्ट डाल देना है। पेस्ट आप जब डालो तो थोड़ा बहुत मेल्टी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक मेल्टी हो जा रहा है तब जाके आप शोल्डर घुमाओगे तो इजीली बहुत सारे बॉल लो मेल्ट कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपको लो मेल्ट और ग्लू कटिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब लो मेल्ट मैं शोल्डर वायर से कर रहा हूँ ताकि जो पीपीडी या फिर रागा जो आप इस चीज को बोलते हैं तो वो आपके बोर्ड में स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए आपको शोल्डर वायर से लो मेल्टिंग करना है। शोल्डर वायर से आप लो मेल्टिंग करोगे तो परफेक्टली होएगा पूरा। और जहां पे आपको टचअप करना है वहीं पे ही वो टच होता है। और ज्यादातर लो मेल्टिंग शोल्डर वायर बॉल को ज्यादा मेल्ट कर देता है, लो मेल्ट। तो बेटर यही होता है। अब आपको गुडविक का यूज करना है यहाँ पे ताकि ड्यूल टोन में थोड़ा बहुत ग्लू भी कट हो जाएगा और आपका जो कंपनी की बॉल वगैरह बनाई हुई थी वो भी साथ में शोल्ड उसका गुडविक में आ जाएगा। तो आपको इजी हेल्प हो जाएगी ग्लू स्क्रैच करने में। शोल्डर को गुडविक से थोड़ा सा पीछे चलाना है आपको ताकि जब आपका झटका वगैरह या कुछ भी लग जाए कोई भी आजू बाजू के बॉर्डर के पार्ट पे तो वो उड़ ना जाए। ये खास आपको ध्यान रखना है। और इजीली वन डायरेक्शन में ही डी शोल्डर को घुमाओ तो ग्लू ज्यादा क्लीन अप होता है। इसमें साइक्लोन वगैरह घुमाओगे तो ज्यादा उतना क्लीन नहीं होता है। अब कॉटन से क्लीन करने के बाद ये कंफर्म कर लो कि कहाँ कहाँ पे आपका ग्लू अभी पेंडिंग बचा हुआ है और कहाँ कहाँ पे आपका कंपनी की पीपीडी वो सब पेंडिंग पे चल रही है। अगर कोई पीपीडी कोई बॉल वगैरह कुछ पेंडिंग नहीं है तो आप सीधा ग्लू कटिंग कर सकते हैं। ग्लू कटिंग के लिए 11 नंबर की ब्लेड आती है या फिर आप जो कुछ भी यूज करते हैं, स्क्रैपर, ग्लू कटर,
सबसे बेस्ट इसमें 11 नंबर मुझे इसलिए लगता है। 11 नंबर जहाँ पे आपको शार्पनेस की जरूरत है वहां पे आप स्ट्रेट कंडीशन में चलाओ, और जहाँ पे आपको शार्पनेस नहीं चाहिए वहां पे आप उसको रिवर्स मतलब उल्टा कर सकते हैं। इसलिए 11 नंबर बेटर ब्लेड है। जब आपने लो मेल्ट किया है तो मोस्टली आपका सारा काम अनशार्पनेस से ही हो जाएगा। शार्पनेस की यहाँ पे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं गिरेगी आपको। और बॉर्डर पे पूरा जेन्युइनली पूरा क्लीन होता है कि यहाँ पे कोई पेस्ट वगैरह कुछ था ही नहीं। आपको खाली जहाँ गन चल रही है वहां पे आपको चलाना है। गन का टेम्परेचर मेरा 260 है ये टाइम पे, जो ग्लू कटिंग का नॉर्मल सा रहता है। शायद आपको दिख रहा रहेगा क्लियर कि जहां जहां पे मैं ब्लेड चला रहा हूँ वहां पे पूरा ग्लू क्लीन हो रहा है। आपको ब्लेड राइट लेफ्ट टू राइट ही चलाना है या फिर राइट टू लेफ्ट। आपको अप एंड डाउन नहीं करना है। अगर आप अप एंड डाउन करोगे शार्पनेस या अनशार्पनेस है तो सीधा स्क्रैच आ जाएगा। ग्लू कटर से वो कंडीशन नहीं होती है। ग्लू कटर में ज्यादा शार्प नहीं होता है, तो जिससे आपका बोर्ड थोड़ा सेफ होता है। बट अगर आपकी स्किल अच्छी है और आपको नॉलेज है पूरी, तो आप कुछ भी यूज करके आप ग्लू वगैरह कुछ भी काट सकते हैं। स्किल और ग्रिप चाहिए बोर्ड के ऊपर। क्लियर हो रहा है पूरा बोर्ड। जहाँ पे आपका डिजाइन दिया हुआ है वहां पे भी आप एक बार जज कर ले, वहां पे भी ज्यादातर ग्लू रह जाता है। अब थोड़े बहुत बॉल अनबैलेंस हो चुके हैं जो मतलब साइज में बड़े छोटे थे, तो वो सारे बॉल को इक्वल करने के लिए वापिस सिंगल टर्न आपको गुडविक का यूज करना है। शोल्डर का टेम्परेचर ये टाइम पे आपको 320 300 तक भी आपका चल जाएगा। ज्यादा आपको शोल्डर का टेम्परेचर नहीं रखना है। जितना हो सके उतना आप लो टेम्परेचर और लो हीट पे आप काम करोगे तो बोर्ड की कंडीशन वेल एंड गुड रहती है, और ज्यादातर स्क्रैचेस वगैरह नहीं होते। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा पे काम करते हो तो बोर्ड फूलने के या फिर सीपीयू फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कंडीशन भी थोड़ी सी वीक हो जाती है बोर्ड की। सिंगल टोन में अब आपको ओनली ग्लू ओनली पीपीडी आपकी लो मेल्ट होगी, और सरफेस पूरी क्लीन हो जाएगी, और जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत अनवांटेड ग्लू था वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर पे आपको खास ध्यान रखना है कि बॉर्डर पे कोई पार्ट गुडविक पे ना आ जाए। अगर कोई भी पार्ट गुडविक पे आ जाएगा तो आपको वो टाइम पे आइडिया नहीं आएगा। बट जब आप सेट को ऑन करने की ट्राई करोगे या फिर बूटिंग वगैरह चेक करोगे, अगर वो पार्ट जरूरी निकला तो आपका सेट बूटिंग पे नहीं जाएगा। तो क्लियर है पूरा पोर्शन। अब थोड़ी बहुत हेल्प ब्लेड से ही डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि बॉर्डर पे जो कुछ भी ग्लू वगैरह बचा हुआ है वो पूरा क्लियर हो जाए। बॉर्डर इसमें आपको खास क्लीन करनी है क्योंकि मोस्टली ये सारे ब्लैक पेस्टेड बॉर्डर से बाहर निकलते हुए सब कंपोनेंट पे लगे हुए रहते हैं। और वन प्लस 6 और वन प्लस 70 प्रो ये सब मॉडल में आजू बाजू के कंपोनेंट पे ज्यादा ही कुछ ग्लू लगा हुआ रहता है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है। तो आपको ये सबको पूरा क्लीन कर देना है। आपको 11 नंबर की ब्लेड क्रॉस वे में चलानी है ताकि आपको कोई प्रिंट वगैरह डैमेज ना हो जाए। जितना आप क्लीन अप से काम करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, और वन शॉट में आपका सक्सेस हो जाएगा। क्लियर है पूरा बोर्ड का पोर्शन। अब सीपीयू और रैम की बारी है। इसके लिए अलग से स्टैंड आता है। अगर स्टैंड है तो बेटर है, वरना आपके पास जो कुछ भी जुगाड़ वगैरह है वहां पे आप आईसी को रख दो। यहाँ पे मैंने टाइटली ग्रिप नहीं कराई है, थोड़ी बहुत मूवमेंट ले रही है आईसी। आपको ज्यादा यहाँ पे टाइटनेस नहीं करना है। अगर आप टाइट कर दोगे ज्यादा, जब आप गन को चलाओगे तो सीपीयू थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए। पूरा लॉक नहीं होना चाहिए। अगर लॉक हो जाएगा सीपीयू तो फूलने के या फिर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर रखा है 300, या फिर आप 320 पे भी जा सकते हो। 290 पे भी लोग करते हैं, 280 पे भी होता है। और स्क्रैपर मैंने जो सीपीयू और रैम निकालने के लिए यूज किया था हाई होंग टाई वाला, वही यूज कर रहा हूँ ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए इस पे। अगर आप यहाँ पे ग्लू कटर या फिर कुछ अदर यूज करोगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे सीधा। इसके बीच में जो कपलर
कपलिंग कैप जो दिए हुए रहते हैं वो ज्यादातर स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, तो आपको ये अगर निकल भी जाते हैं तो इससे कोई इश्यू नहीं आता है। बट फंक्शनिंग रहता है वो, कंपनी यूं ही कुछ नहीं लगाती। स्टेबिलिटी के लिए रहता है मोस्टली ये सब। परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत डाउनग्रेड कर देगा ये। बट यहाँ पे लोग ज्यादातर डेटा के लिए फोन को ऑन वगैरह कराते हैं, परफॉर्मेंस पे कोई ध्यान नहीं देता। बैक साइड पे भी आपको सेम कंडीशन ही करनी है। अगर बैक बैक साइड पे ज्यादातर पेस्ट नहीं है तो आप सीधा गुडविक चला दो, या फिर लो मेल्ट करके गुडविक चला दो तो फिर भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट अगर ज्यादा पेस्ट है वहां पे ब्लैक पेस्टेड, तो आपको सेम कंडीशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये पूरा क्लियर होगा। देख सकते हैं कि मैंने खाली लो मेल्ट किया फिर भी पूरा रैम का पोर्शन पूरा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादा ग्लू नहीं था। सीधा आप गुडविक चला दो तो पूरा पोर्शन क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको खास यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह नहीं रहना चाहिए, ये पूरा क्लीन एरिया होना चाहिए, ताकि जब आप इसे रिबॉल के लिए ले जाओ तो वहां पे प्लेन सरफेस पे पूरा क्लियर रिबॉल हो जाएगा। पूरा क्लियर है रैम, सॉरी रैम का पोर्शन। यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लू है तो उसे मैं खाली स्क्रैच करके निकाल देता हूँ, ताकि मेरा सीपीयू सरफेस पूरा प्लेन हो जाए। बेटर है। अब रैम को कर लेते। रैम में भी सेम कंडीशन अप्लाई की है मैंने, क्योंकि वन प्लस सिक्स में कई बार ग्लू कम निकलता है, कई बार ज्यादा भी होता है। बट रैम के साइड पे रैम में भी कम था, रैम के पोर्शन में भी कम था। जितना ग्लू कम है उतना अपने को ज्यादा, इतना कम हेल्प करनी पड़ेगी, इतना कम अपने को ग्लू रिमूव करना है। कम मतलब मेहनत लगेगी आपकी। हम्म, ये भी क्लीन है। और रिबॉल कर लेते। सारे बॉल आपके शाइनी होने होने चाहिए, तो फर्स्ट शॉट में ही आपका रिबॉल हो जाएगा। मैकेनिक 183 या फिर काइसी 183 बेस्ट बेस्ट है इसके लिए। बाकी ट्यूएल भी बेस्ट आती है, मतलब कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जितना मैंने यूज किया है वही जज करके बोल रहा हूँ। कई बार बहुत सी पीपीडी बेस्ट भी होती है कि आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस रिजल्ट देते, बट कई बार सेट रिटर्न भी आते थोड़े दिनों में, तो वापिस आप रीआउट करोगे तो प्रॉपरली ऑन होता है, यानी कि वो पीपीडी जल्दी ड्राई शोल्ड हो जाती है। और ये सब में काइसी और मैकेनिक में फोन मिनिमम 1.5 2 साल तक कुछ नहीं होता है। सेम पीपीडी मैंने रैम पे भी लगाई है। कई लोग यहाँ पे 230 या 199 पीपीडी का यूज करते हैं। बेटर है कि आप सेम पीपीडी लगाओ, क्योंकि जब आपका सीपीयू का पोर्शन जब प्रोसेसिंग में रहेगा, मतलब हीट रहेगा थोड़ा बहुत, तो रैम आपकी ड्राई शोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हाई हाई मेल्ट टेम्परेचर पे। और अलग अलग पीपीडी से कई बार आपसे भी मिस्टेक हो जाएगी कि सीपीयू का हाई टेम्परेचर पे आप मेल्ट करोगे, ज्यादा मतलब हीटअप दे दोगे गन से, तो कई बार सीपीयू या फिर रैम ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीपीयू के एंगल को सेट करते हुए मैं सीपीयू को बिठा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सीपीयू को प्रॉपर वे में सेट कर देना है और सीधा फ्लो देना है। कोई भी एक जगह पे आप कॉर्नर कवर कर लो, या फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप कवर कर सकते हो। बाद में आपको साइक्लोन घुमाना है। अगर आप राइट ही हो, मतलब राइट हैंड से आप गन का यूज करते हो, तो लेफ्ट टू राइट घुमाओ साइक्लोन के टाइम। और लेफ्ट ही हो तो राइट टू लेफ्ट घुमा दो, तो सीपीयू आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं लेगा, ज्यादातर उड़ेगा उड़ेगा नहीं यहाँ पे हीट की वजह से।
मूवमेंट हो चुकी है सीपीयू की। बूटिंग अभी आपकी स्टक आनी चाहिए या फिर फ्लक्चुएट आनी चाहिए, बट 150 के नीचे नहीं आनी चाहिए। 147 स्टॉक है पूरा, क्लियर है। यानी कि सीपीयू प्रॉपर ग्रिप हो चुका है ईएमएमसी और पावर के साथ। इसमें सॉरी यूएफएस आता है। यूएफएस के साथ कम्युनिकेशन पे भी प्रॉपर ग्रिप है, और पावर से भी सारे इनपुट आउटपुट प्रॉपर वे जा रहे हैं। तब जाके आपको रैम को बिठाना है। रैम उसका फोर्स देगी, तब जाके आपका ओएस ऑन होएगा। अदरवाइज आपका ये सेट कॉलकॉम पोर्ट भी गिरा देगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं गिराते, 10-12 सेकंड के बाद गिराएगा। सेम अप्लाई मैंने किया हुआ है, कोई भी एक कॉर्नर को कवर करते हुए मूवमेंट लिए साइक्लोन वाली। और ऑटोमेटिक रैम या फिर सीपीयू जो कुछ भी आप रिवॉल्व कर रहे हो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाए, तब जाके आपको पेस्ट डाल के कंफर्म करना है। अगर आपका पेस्ट सब जगह से बाहर आ रहा है, तब जाके आप उसको टचअप दे। प्रॉपर मूवमेंट है। स्किल पे भरोसा करते हुए सीधा मैंने सेट को फिटिंग ही कर दिया है। आपको यहाँ पे ऑन करके ट्रिगर दे के नहीं ऑन करना है, आपको यहाँ पे सीधा चार्जर ही इंजेक्ट करना है। चार्जर से भी पूरा पावर से ट्रिगर हो जाता है। ये कनेक्टर पे शायद कचरा लग चुका है। हाँ, बैटरी लो का साइन आ चुका है। बैटरी लो है, थोड़ा चार्ज होने देते। 1% दिखा दिया है। ऑन करके पूरा चेक कर लेते हैं। जब आपने सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ रहता है, नेटवर्क वाईफाई ब्लूटूथ ग्राफिक ऑडियो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। अगर कोई भी एक I2C मिस होती है आपकी, तो वो फंक्शन आपका बंद रहेगा। और I2C में मिनिमम 6 लाइनें होती है जिसकी, तो कोई भी एक लाइन अगर आपकी सीपीयू से टच नहीं हो रही है, तो फिर भी वो फंक्शन बंद रहता है। वापिस आपको सीपीयू ही लिफ्ट अप करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गर्म है बोर्ड, इसलिए थोड़ा लेट प्रोसेस हो रहा है। ओके टच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।